रिश्ते में विरोधी। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। 2027 की बिसात बिछने में भले ही 2 साल का वक्त हो, लेकिन यूपी की सत्ता की कुर्सी जीतने के लिए राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद अपनाना शुरू कर चुके हैं। अब यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने नया ब्रह्मास्त्र चला है, जिसका नाम ऑपरेशन दलित है। सभी पार्टियों में बाबा साहब को अपना बनाने की होड़ लगी हुई है। यूपी बीजेपी बाबा साहब के नाम पर मैराथन आयोजन कर रही है, जिसका मकसद दलित और ओबीसी युवाओं तक पहुंचना है। देश की आजादी के तत्काल बाद उसमें वे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की उच्चतम डिग्री ली थी और उसमें शोध भी किया था, और कैबिनेट की उस समिति में चाहे वह आर्थिक नीति पर या वित्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उसमें किसी में भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थान नहीं दिया था। ये कांग्रेस की वे चालें हैं जो वह लगातार करती रही है और आज भी वह उस साजिश का शिकार पूरे देश को बना रही है। समाज के उन सभी वंचितों को जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे, देश की संसद और विधानसभा में जाने तक का भी मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त किया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बीजेपी की नेगेटिव इमेज बनाई, उस पर आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने के गंभीर आरोप लगाए और ये साबित करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण भी खत्म कर देगी। विपक्ष के इस नैरेटिव का परिणामों पर असर देखने को मिला। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब यही वजह है कि दलित और पिछड़ों में बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। 2 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने बाबा साहेब को याद किया तो भला समाजवादी पार्टी कहां शांति से बैठने वाली है। अखिलेश यादव भी बाबा साहब के सहारे अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहते हैं। अंबेडकर जयंती से पहले अखिलेश यादव ने एक थीम सॉन्ग को एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें कहा जा रहा है, लाएंगे हम सब मिलकर पीडीए सरकार। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि आज जब संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तब पीडीए को एकजुट करके संविधान की रक्षा करनी होगी। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। फिलहाल बाबा साहब किसके हैं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन अंबेडकर की जयंती आते ही हमारे नेताओं को बाबा साहब के योगदान और बलिदान की याद जरूर आती है। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मूल मंत्र है। ऐसे में सभी वर्गों को जोड़कर चलना ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का एक हिस्सा है। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल इतर है कि कांग्रेस ने माननीय अम्बेडकर जी के चरित्र हनन का प्रयास किया, उनके सिद्धांतों से कोसों दूर रहे, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा सर्वोपरि रखा। भाजपा को देर से ही सही समझ में आ रहा है कि दलितों की बात तो करनी पड़ेगी, पर हाँ, जब ये जो है 14 तारीख से 25 तारीख तक, जो कि समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं कॉपी करना हो गया, तो इसको कॉपी करते हुए अब ये जो है 14 तारीख से याद करेंगे, इनको याद आएगी। हमें लगता है कि बिल्कुल याद करिए, पर जब ये आप याद कर रहे हो ना, तो आप जो 69,000 की भर्तियाँ पेंडिंग चल रही है उसका जो है निराकरण कर दीजिएगा। वैसे तो राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और यहाँ तो वैसे भी सवाल 21% दलित वोट बैंक का है। यूपी में दलित वर्ग सपा, बसपा और कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के दलित वर्ग को साधने की बीजेपी ने भी कोशिश तेज कर दी है। अगर बीजेपी का ये प्लान सफल हो जाता है
तो आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। यानी अखिलेश के पीडीए में बीजेपी की ये सीधे सेंधमारी होगी। कुल मिलाकर बीजेपी सपा की नजर दलित वोट पर है। ऐसे में सवाल है कि 27 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के दलित किसका साथ देंगे। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूँ। शिव सिंह भारती जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत शिव भारती जी आप ही से करना चाहूंगी। जो आयोजन लगभग 1 या 2 दिन चलते थे और इन दिनों में वो खत्म हो जाते थे, अब इस तरह के आयोजन खासतौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 15 दिन चलने वाले हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि बाकायदा इसको लेकर एक ट्रेनिंग भी दी गई है और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये बताया भी गया है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, खासतौर पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर। दूसरी तरफ सपा ये कह रही है कि भाई चलिए देर से ही सही, कम से कम याद तो आई कि दलित बहुत जरूरी है, उनका उत्थान जो है वो बहुत जरूरी है। भारती जी। वर्षा जी देखिए, कोई ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ये अन्य दलों को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पहली बार कर रही है, क्योंकि ये अभी लोकसभा के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इतना इन्होंने प्रचार किया, उनके नाम पर इन्होंने वोट मांगे, तो इनको लगता है कि और कोई ये क्यों कर रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें एक जो हम बूथ पर मनाते हैं उसमें बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती भी है, वो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में है। कोई ऐसा नहीं है कि हम पहली बार करने जा रहे हैं। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशाला हुई है, उस कार्यशाला में भी हम कोई भी अभियान चलाते हैं तो उसकी कार्यशाला करते हैं, उसका प्रशिक्षण कराते हैं कार्यकर्ताओं को कि कैसे करना है, क्या करना है और नीचे बूथ तक कैसे हम उसको ले जाना है। तो ये तो हमारा पूर्व का निर्धारित कार्यक्रम है, इसमें कुछ कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से विपक्ष झूठ बोलकर और लोगों में भ्रम पैदा करके राजनीति करने का काम कर रहा है बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी के नाम पर, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि उनके जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक जाएगा कि वास्तव में असलियत क्या है, वास्तव में कांग्रेस की विचारधारा क्या थी बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी को लेकर, जिन्होंने उनको एक चुनाव तक नहीं जीतने दिया, कैसे उनको संविधान सभा में जाने से रोकने का उन्होंने कुप्रयत्न किया, किस तरह से बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया आजादी कितने वर्षों तक, जबकि प्रधानमंत्री रहते हैं माननीय नेहरू जी ने अपने आप को तो भारत रत्न दिया, राजीव गांधी जी ने अपने आप को तो भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। भारती जी आपकी आवाज चली गई, मैं फिर से लौटने की कोशिश करूंगी आपके पास। अशोक यादव जी, विपक्ष ने तो दलितों को से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, सीधे यहां पर भारती जी यही आरोप लगा रहे हैं, आप लोग क्या सम्मान करेंगे? देखिए, अभी कल बाबा साहब की जयंती है 14 अप्रैल को, और आज प्रयागराज के करछना में एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डालकर क्योंकि वो एक दिलीप सिंह नामक व्यक्ति, जो कि उसी समाज से आता है जिस समाज से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, ये दिलीप सिंह उसी समाज से आता है जिस समाज के लोग करणी सेना में आज दलितों, हमारे दलित सांसद के खून के प्यासे हैं, ये उसी समाज से आने वाला व्यक्ति दिलीप सिंह वो दलित युवक के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। और क्यों? क्योंकि वो उनका गेहूं का बोझ उठाने से मना कर दिया था। हकीकत यही है, दलित समाज की हो, पिछड़े समाज की हो, योगी सरकार में उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न उनका किया जा रहा है, हर स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर पीडीए समाज का उत्पीड़न जो किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर की बात पता नहीं कैसे भाजपा के लोग करते हैं। अभी अमित शाह जी संसद में क्या बोले थे? अंबेडकर 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 अंबेडकर, फैशन सा हो गया अंबेडकर। तो आप अंबेडकर जी के नाम पर इतना नफरत करते हैं, उनके संविधान का आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लेकर के क्या कहा? कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही खत्म हो गया है, संविधान का राज खत्म है। कौन सा राज है, कौन सा विधान है? मनु का विधान है। मनु स्मृति लागू है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में। अगर संविधान को मानते तो मनमाने तरीके से, जिस तरह से करणी सेना के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से योगी सरकार भारती जी मैं आ रही हूं, मैं बाकी मेहमानों से भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं छीनी जा रही है, आगे भी बढ़ूंगी इस चर्चा में, मैं लौटूंगी आपके पास।
जी अशोक जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अगर ये दलित समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार और अन्याय ये लोग कर रहे हैं, छोटे समाज से, ये बात देखिए करछना में जो एक नॉर्मल जो गांव का युवक था, उससे लेकर के जो देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको लोकसभा कहते हैं, वहां पर भी जो दलित सांसद हमारे हैं रामजीलाल सुमन, कोई नहीं सुरक्षित है। दलित समाज चाहे छोटे पद पे रहे, बड़े पद पे रहे, इन भाजपाइयों के आतंक से, भाजपाइयों की गुंडागर्दी से कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात मन बना चुकी है कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के दुश्मन, पीडीए के दुश्मन, इस भाजपा को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। और लोकसभा में जिस तरह से इनको 62 से 33 पे लाके पटक दिया पीडीए समाज, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की विदाई के साथ साथ पीडीए समाज के ऊपर अत्याचार, अन्याय, उनके आरक्षण की चोरी, उनके नौकरियों पे उत्पीड़न, सब कुछ की विदाई एक साथ हो जाएगी। तो एक साधे सब सदै, सब साधे सध जाए। तो एक योगी सरकार की विदाई होने से पीडीए समाज के जितने भी कष्ट हैं, ये सारे कष्टों का निवारण 2027 में हो जाएगा। ठीक है सर। अमित तिवारी जी, बीजेपी एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सॉन्ग लॉन्च कर रही है उनके सम्मान में। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, वर्षा जी, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की छदम राष्ट्रवाद और छदम बाबा साहब का जो समर्थन है उसके विचारक नहीं। हम जानते हैं कि देश का जो बहुजन समाज है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले स्क्रीन पर बैठकर किस मुंह से, और इनके देश के गृह मंत्री ने क्या क्या नहीं कहा बाबा साहब के बारे में, ये दलितों के हितैषी नहीं हो सकते। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी मंदिर जाते हैं और उसके बाद में ही भाजपाई और ये संघी मंदिर को गंगा जल से धुलते। ये वही संविधान नहीं लागू होने देते जो संविधान बाबा साहब लगा करके गए। बेशरम भाजपाई, इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के बाद भी इनकी विचारधारा इतनी कुंठित हो चुकी है कि उसको गंगा जल से धुलते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, गंगा जल ले लेते और आचमन करके अपनी समाधि में लेते जा करके तो अच्छा होता। इस देश में बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलने की जो व्यवस्था है उसके हम लोग पालक हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी उस संविधान की लुटेरी है। वर्षा जी, आपने पहले कहा कि अभी मैं हेडलाइन सुन रहा था कि विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया कि संविधान खत्म कर देंगे। अरे भाई, क्या जब हमने कहा था, क्या लल्लू सिंह ने कहा था ना, दिया कुमारी ने कहा था ना, भाषण सार्वजनिक मंचों से दिया था जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने उसका खंडन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी विचारधारा थी कि अगर 400 पार आ गया तो इस बार हम संविधान बदल देंगे। लेकिन देश के लोग जानते हैं कि संविधान की कीमत क्या है। जब आतताई आतंक करते हैं तब चाहे जिस भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी रक्षा के लिए संविधान ही सर्वोपरि आता है। तो इन सत्ताधारी भाजपाइयों के आतंक से चाहे जिस भी जाति, समाज, मजहब और पंथ का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अगर बचत की कभी जरूरत पड़ेगी ना, तो ये संविधान ही हमारी बचत है और संविधान के दायरे में रह करके ही इन भाजपाइयों को हराया जा सकता है। तो ये झूठी प्रोपेगेंडा और झूठा नैरेटिव फैलाने वाले बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं कर सकते। कल उनकी जयंती का समारोह है। आप यकीन नहीं मानेंगी वर्षा जी कि इन्होंने जो जितना बड़ा कार्यक्रम जारी किया, अभी तक तो विपक्ष को सदन के अंदर इनके गृह मंत्री कह रहे थे अंबेडकर 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 प्रचलन है। अरे हमारे सम्मान को प्रचलन कह रहे हैं और अपना इतना बड़ा झूठी दिखावा वाला जो लिस्ट जारी कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? तो सर्व समाज का मानना सिर्फ इतना है कि देश संविधान से चलना है। कांग्रेस का बस इतना मानना है कि वर्षा जी, देश संविधान से चलेगा और ये झूठे और सत्ता परस्त गुंडई में मदमस्त भाजपाइयों को जवाब देने का जो एक माध्यम हो सकता है वो संविधान है, और उस संविधान के निर्माता बाबा साहब हैं और इन्होंने कभी भी सम्मान नहीं किया। जहां तक दूसरी बात, अभी शिव जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने रोक दिया, नेहरू ने रोक दिया। नेहरू जी तो मोदी जी के सपने में आकर के इनकी चप्पल खींच लेते, इनको आगे बढ़ने नहीं देते। अरे अभी 11 साल के विकास में इनको आगे बढ़ने, नेहरू से आगे कभी नहीं बढ़ पाए। इनको याद ये होना चाहिए कि नेहरू की जब कैबिनेट बनी थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री थे, वो आपके दल के थे। अरे कभी पढ़ लिख करके आओ और बोलो वैचारिक रूप से, तब समझ में आए ना कि नेहरू से आगे बढ़ोगे तो देश को विकास की राह पर लेकर के जाओगे। नेहरू 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 चिल्लाती रहोगे ना तो देश का भला नहीं होने वाला। देश में उन्मादी, धार्मिक उन्माद और कट्टरता की जो पराकाष्ठा है वो भारतीय जनता पार्टी ने बीज के रूप में बोई है, जिसका फल और परिणाम देश के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, वो तो आप जनता के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि वो समझे और डिसाइड करे और कोई ऐसा डिसीजन ले ताकि ये पता चले कि आखिर
कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। खैर आलोक पांडे जी, आप कैसे देख रहे हैं जो आयोजन बीजेपी कर रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान जो चलाया जा रहा है, 15 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि हमें याद है कि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस और विपक्ष ने तमाम तरह से संविधान खतरे में है और बहुत सारी ऐसी चीजें बोली थी जिससे एक नैरेटिव सेट हो गया था, तो क्या वो नैरेटिव अभी भी है और उसी की काट के लिए यहाँ पर बीजेपी अभियान लेकर आई है? देखिए, जब 2024 में जून में रिजल्ट आया था लोकसभा का, उस समय तक ऐसा लग रहा था कि ये नैरेटिव विपक्ष सेट करने में सक्षम हो गया है कि संविधान खतरे में है। लेकिन वो जो एक नैरेटिव है, अगर वो वाकई उसमें सत्यता होती तो नैरेटिव फिर बाद के चुनाव में भी दिखाई देता, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, वो नैरेटिव उस तरह से चल नहीं पाया। क्योंकि ये बनना है कि दलितों का एक जो वर्ग है वो मान रहा है कि शायद ये चीजें जो विपक्ष ने उठाई थी कि संविधान बदल जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो नैरेटिव बाद के चुनाव में उस तरह से दिखाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ जिसमें 10 में से 8 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन हारता है या कहें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो एक काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप उसे एक बार चढ़ा सकते हैं, बार बार आप चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, आजम खान थे, क्या है भी अभी जेल में, वो बी.आर. अम्बेडकर को भूमाफिया कहते थे। बोले वो जो पार्क में उंगली ऐसे किए खड़ा है ना, वो भूमाफिया है। वो कहता है जिसमें हम गड़े हैं वो मेरी और आगे वाली भी मेरी। तो बी.आर. अम्बेडकर को भूमाफिया कहने वाली पार्टी आज उसे लगता है कि अरे वाह, बी.आर. अम्बेडकर के प्रति प्रेम जग गया। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दलितों के ऊपर जितना शोषण हुआ उतना शोषण तो शायद किसी समय में नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा कि लखनऊ में भी बी.आर. अम्बेडकर की सरकारी पार्क लगने में पुलिस प्रशासन जाकर के उसे रोकती है, उनकी सरकारी जमीन पर मूर्ति लगने पर। आप बी.आर. अम्बेडकर का आयोजन करते हैं 15 दिन का और उनकी मूर्ति लगने पर लाठी चलवा देते हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं। तो ये बताइए कि बी.आर. अम्बेडकर क्या वाकई सब लोगों के लिए वोट प्राप्त करने की एक माध्यम मात्र है? कांग्रेस पार्टी बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को सैकड़ों बार कुचल देती है, बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को बदल देती है। इस देश के कट्टरपंथियों के दबाव में राजीव गांधी की सरकार एक निर्णय को, जहाँ एक महिला को न्याय मिलने वाला था, कांग्रेस पार्टी उस महिला के न्याय को न दिला करके सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को बदल देती है संसद से। तो बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने कुचला है तो कांग्रेस पार्टी स्वयं है। तो इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्या बी.आर. अम्बेडकर का केवल आप राजनीतिक उपयोग करते रहेंगे या उनके दिखाए गए रास्ते पर भी चलेंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं शिव सिंह भारती जी यहाँ पर, आलोक पांडे जी की क्या इस तरह से अभियान करके सिर्फ एक वोट बैंक के लिए आप लोग ऐसा करते हैं? वाकई में आप लोगों को दलित की चिंता है? और जैसा कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह से हत्या हो गई उसकी, और संविधान को कुचलने की बात भी विपक्ष लगातार कर रहा है। विपक्ष एक तरफ ये सेट करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग ये अभियान चला रहे हैं। भाई वाकई में अगर आपकी दलितों को चिंता है तो उन्हें गरीबी से हटाइए, उनके साथ जो छुआछूत की कहीं ना कहीं व्यवहार होता है उस तरह से उसे हटाइए। जरूरत तो ये है। वर्षा जी, शिव सिंह भारती जी, आपसे सवाल है। निश्चित तौर पे आप वर्षा जी देखिए कि जहां भी इस तरह की कई घटनाएं होती है उनके लिए कानून है, कानून अपना काम करता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य सामाजिक संगठन भी ये मानते हैं कि ये सामाजिक सद्भाव से इन सारी चीजों को खत्म किया जा सकता है। जहां तक सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबी रेखा को से हम उन लोगों को कैसे ऊपर उठा कर लाए, किस तरह से उनकी पेट की सुविधा को शांत किया जाए, किस तरह से उनको आप बीच में नहीं बोलिए हमें जी, बीच में ना बोलिए, मेरा मुझसे प्रश्न किया। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां नीतियां है वो गरीब दलित समाज के लिए आती है। और मुझे लगता है कि ये आपके फैक्ट चेक करने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के हितों के लिए, दलितों की रक्षा के लिए परस्पर कार्य किया है और परस्पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शपथ लेता है कि देश हमारा, तो अंत्योदयों पर पूरी संगठन चलता है। पंक्ति के अंतिम में खड़े व्यक्ति की जब तक उसको मुख्य पंक्ति में नहीं लाकर खड़ा कर देंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन उसमें हम
इस तरह से क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकते कि पीडीए क्या है। तो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अगला जो है उसमें लगा है वो अगड़ों के लिए है। कभी अगड़ों की बात करते हैं, कभी दलितों की बात करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कंफ्यूजन में। वो तो एक बार उनको सीटें मिल गई है भ्रम फैलाकर, तो उनको लगता है कि वही नैरेटिव फिर से हम बढ़ के और फिर चले आएंगे। और निश्चित तौर पे मानिए कि ये पूरी तरह से जनता के बीच से भ्रम चला गया है कि कौन किस तरह से कौन बाबा साहब का सम्मान करने वाला है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके कार्यकर्ता कट्टों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर निशाना लगाने का काम करते थे। भारती जी, लेकिन आप ये अभियान का जो आयोजन कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है आपको? क्या आप एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? भारती जी क्या किया है, सुन लीजिए थोड़ा। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या इसके माध्यम से बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम दलितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि बार बार यही आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार में दलितों पर जो अत्याचार हुआ वो कभी नहीं हुआ। देखिए वर्षा जी, ये तो आप जब आंकड़े उठा के देखें कि किसकी सरकार में कितने अत्याचार हुए और किन लोगों पर अत्याचार हुए, किस तरह के अत्याचार हुए, ये तो आप सभी के सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के, मैंने पहले ही कहा कि जो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्थापना काल से है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है 14 अप्रैल, उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया है और उसको हम हर वर्ष मनाते हैं और बूथ पर जाकर मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जिले पर संगोष्ठी कर ली। तो ये जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कोई हमारे लिए पहली बार नहीं हो रहा। हम निरंतर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। और जहां तक दलित समाज में की बात है कि उनके बारे में चिंता करने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है और उनको निश्चित रूप से मानिए। और ये कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इन्होंने अभी वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतीक के रूप में लोगों को खड़ा करके और जो वोट मांगने का काम करते थे, उनको लगता है कि हमारी दुकान पे सबक गिरने वाला है। ठीक है सर। अमित तिवारी जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर यही कहती है कि सबसे ज्यादा अत्याचार तो आप ही की सरकार में हुआ है। पहली कैबिनेट से इस्तीफा उनको देना पड़ा, इतनी उपेक्षा उनकी हुई, उनको मजबूर कर दिया गया, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। और आज आप लोग ये बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में। आप संविधान को मान रहे हैं, जिसने संविधान बनाया आप ही ने उनका सम्मान नहीं किया। वर्षा जी, सम्मान किसने किया नहीं किया ये देश की जनता जानती है। और आज दलितों पर जहां तक उत्पीड़न की बात है, तो टीकाराम जूली जी मंदिर में गए और वहां सरकार किसकी है और कौन वो संघ के लोग और भाजपाई लोग गंगा जल से धुलने गए, तो उस पर इनके मुंह में जवाब नहीं है। छोड़िए, उसकी बात छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में मिश्रिक कियास की मैं घटना बताता हूँ। राजकुमार सिंह जो है वो दरोगा हैं, दरोगा राधे श्याम सिंह। मिश्रिक कियास घटना बताता हूँ, कम से कम 500 गालियां दलित महिला को दी गई हैं। ये मैं ऑडियो आपको सुना रहा हूँ, देख लीजिए, देखिए, सुनिए ना, सुनिएगा। 500 गालियां दी गई हैं, मैं वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ और चला दीजिए आप। और इस सरकार में राधे श्याम सिंह जो दरोगा है, जो थानेदार हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो दलित महिला फूट फूट कर मिश्रिक में रो रही है, अपने न्याय की गुहार लगा रही है कि दलितों का सम्मान, कल बाबा साहब की जयंती है, उस पर ये दलितों के मसीहा बनने का प्रयास करेंगे। और जो गांव ग्रामीण जो निचले आंचल में महिलाएं बैठी है ना, उनके साथ ज्यादती होगी। जब पुलिसिया जाती होगी तो ये सरकार खड़ी नहीं होगी। ये उदाहरण है, ये साक्ष्य हैं, कितनी गालियां दी। ठीक है सर, सुनिएगा उषा जी, मैं तो सुनवा भी नहीं सकता हूँ कि इतनी जाति सूचक, इतनी भद्दी भद्दी। ठीक है, अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जाहिर तौर पर। कार्रवाई कैसे होनी चाहिए उषा जी? ये घटना आज से 4 दिन पहले की है और अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई कार्रवाई। बताइए भारती जी, आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? वो खुद बता रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से गालियां दी जा रही हैं। भेज दूंगा, आप चलाइएगा वर्षा जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। पूरी जानकारी नहीं है, इनको वीडियो आता है। मुझे लगता है ये घटना के बारे में FIR हुई है, लोगों को अरेस्ट कोई किया गया है। FIR क्या हुई है भाई? कोई FIR नहीं हुई, गलत बात है। पूरी जानकारी लेकर सस्पेंड किया जाना चाहिए। अगर देश में कानून की व्यवस्था है तो इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। सिर्फ पुलिसिया हुकूमत के दम पर जिस प्रकार से उस महिला को भद्दी भद्दी गालियां रात के अंधेरे में दी गई है, आज 4 दिन हो गए हैं, उस पर कोई अशोक यादव जी, क्या आप वाकिफ हैं इस घटना से जिसका जिक्र अमित तिवारी जी कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल वर्षा जी, अमित जी जो बात कर रहे हैं, ऐसी अनगिनत घटनाएं रोज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोज हो रही भाई। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन दलित समाज पिछड़े समाज के साथ इस तरह घटना न हो रही हो। अभी आजमगढ़ की घटना मैं बता दूं, बड़ी विभत्स घटना यहाँ पे पुलिस ने किया।
आजमगढ़ में एक तरवा थाना है, वहां पर सनी नाम के एक बच्चे को, जो कि 16-17 साल जिसकी एज थी, किसी मामले में पुलिस ने उठाया लेकिन एफआईआर नहीं किया। 3 दिन तक इतना प्रताड़ित किया कि वो थाने में मर गया। उसके बाद पैजामे के नाड़े को दिखा दिया गया कि टॉयलेट में जाकर के वो आत्महत्या कर लिया। तो जब हंगामा हुआ तब जाके उनका सस्पेंशन हुआ, उनके ऊपर एफआईआर लिखी गई। तो इस तरह घटनाएं दलित समाज के ऊपर आए दिन हो रही हैं। लखनऊ में भी जो है बताई हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कि किस तरह से अंबेडकर जी की मूर्ति रखने को लेकर के प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा के मारा, पीटा। तो ये दलित समाज से नफरत करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, दलित समाज ने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। मान्यवर कांशीराम की समय में देखिए वर्षा जी, जितने भी नेता थे, बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ करके सारे दलित नेता, आर.के. चौधरी से लेकर के रामेश्वर राजभर से लेकर के इंद्रजीत सरोज से लेकर के सारे नेता, ये एक एक नेता करके सब लोग हम समाजवादी पार्टी में आए। और क्यों आए? क्योंकि उनको लगा और उनको ये बात का गारंटी है कि दलित समाज के आंदोलन को, जो मान्यवर कांशीराम ने सपना देखा था, जो बाबा साहब ने सपना देखा, तो उन सपने को पूरा करने के लिए अगर कोई उत्तर प्रदेश में पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। ठीक है, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना कि आप लोग से वोट बैंक के लिए करते हैं, आप लोग से वोट बैंक के लिए करते हैं। अशोक यादव जी, अरे शिव जी सिर्फ इस बात को सिर्फ क्लेरिफाई कर दीजिए। वर्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शोर हो रहा था जी, बताएं, पूछें। कि कुसहा गांव की घटना है। ठीक है अमित तिवारी जी, मैं उनसे जान लूंगी भारती जी से कि आखिर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। मैं अशोक यादव जी आप ही से कहना चाह रही थी कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे कई बड़े नेता जो हैं वो हमारे पार्टी में आए हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना कि भाई सपा सरकार में तो सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, सबसे ज्यादा अपमान हुआ, दलितों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया, एक के बाद एक हत्या हुई, गाली गलौच हुई, बहुत सारे अत्याचार उन पर हुए, अब तो सम्मान मिल रहा है, कह रहे हैं। वर्षा जी, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि जो दलित समाज छोटे वर्ग में है, अत्याचार उसके साथ भी हो रहा है। जो दलित समाज देश के सबसे बड़ी पंचायत में है, उसके साथ भी उसके खून के प्यासे बने भाजपाई करणी सेना वाले घूम रहे हैं। तो दलित समाज का कौन सा तबका सुरक्षित है इनके आतंक से? और सबसे बड़ी बात, उस करणी सेना के हाथ में तलवार, बंदूक, भाला और पिस्टल कौन दे रहा है? यही योगी सरकार उसको संरक्षण दे रही है ना, जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस, जो कहती है हमारा इस तरह को उन्माद नहीं हो सकता। इसी योगी सरकार के संरक्षण से संरक्षित होकर के करणी सेना के गुंडे हमारे दलित सांसद के खून के प्यासे बने हुए। आपको अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया राजस्थानी घटना, वो तो सबको पता है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, ये जब कन्नौज में मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? भाजपा मंदिर धुल देते हैं। ठीक है अशोक यादव जी, आप खाली किए बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, लेकिन राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया है, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेताओं को भी तो ये समझना चाहिए ना कि क्या बयान देना है क्या नहीं। जिसे एक वर्ग आदर्श मानता है तो उनके आदर्शों का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना कि आप एक ऐसे मंच पर हैं, एक ऐसे पद पर है और आप कुछ भी बोल देंगे। नहीं देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बाबा साहब के खिलाफ अगर बोलता है तो गलत बात है, चाहे हमारी पार्टी का हो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन आज वर्तमान में देश के टॉप 2 नंबर के नेता माननीय अमित शाह जी ने जो दलित समाज के लिए बोला, उन्होंने जो बाबा साहब के लिए बोला, उन्होंने क्या इस बात को लेकर के हमारे भाजपा के साथी कुछ बोलेंगे? लेकिन देखिए, बोलने की बात अलग है, लेकिन बोलने के साथ साथ वो लोग करते भी हैं। आप इन्हीं के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं योगी जी। जिस तरह से बाबा साहब के संविधान के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, क्या किसी से छुपा है क्या? पीडीए के लोगों को घर गिराए जा रहे हैं, किसी से छुपा है क्या? पीडीए के लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, पीडीए के लोगों को एनएफएस किया जा रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। आप उनके अधिकार को, उनके आरक्षण को, उनकी नौकरियों को सब कुछ छीन ले रहे हो और उसके बाद उसको क्या दे रहे हो? 5 किलो राशन। तो 5 किलो राशन की जो सामंतवादी भीख दे रहे हो आप, और उनकी नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ छीन करके, ये दलित समाज या पिछड़ा समाज नहीं समझ रहा है क्या? ये सब समझ रहे हैं। इसी की वजह से आप 2024 के जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम था, इसमें मुंह की खानी पड़ी और 2027 में उत्तर प्रदेश इनकी विदाई सुनिश्चित है। वर्षा जी, ठीक है। आलोक पांडे जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इस समय सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है, अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गाली गलौज सरेआम दी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि सपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है। इसका मतलब ये तो साफ है कि दलित सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कि ना तो वो सुरक्षित है, ना उसे वो सम्मान मिल रहा है। ये लोग आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि दलित असुरक्षित ही है। दुर्घटनाएं किसी भी वर्ग के साथ हो रही हैं, ऐसा नहीं क्या सवर्णों के साथ नहीं हो रही हैं, क्या ओबीसी के साथ नहीं हुई है। ये जब 25 करोड़ लोग रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किसी तरह से किसी न किसी रूप में आएगी। लेकिन देखना यह है कि सरकारें जिस तरह से एक पंथ या एक धर्म के लिए बहुत बार काम करते हुए दिखी है। मुजफ्फरनगर दंगा याद नहीं है क्या, जब जो अपराधी आरोपी था उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाया गया था लखनऊ, और उसको सिक्योरिटी दे करके लखनऊ से वापस बुलाया गया था, और वो बोले हाँ जी क्या करें, हमें सुरक्षा दे दी गई। नहीं किया क्या इस सपा सरकार ने? तो सरकारें अब जब सत्ता में होती है तब वो दूसरी तरह से बात करती है, जब वो विपक्ष में बैठी होती है तो हर व्यक्ति के साथ उन्हें हमदर्दी हो जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो और चाहे समाजवादी पार्टी विपक्ष में हो। कांग्रेस की बात करता है इसलिए ठीक नहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के कि वो विपक्ष में क्या है, कहीं है भी नहीं। समाजवादी पार्टी का अगर समर्थन ना मिले उत्तर प्रदेश में तो शून्य से एक सांसद होता, तो इसलिए कांग्रेस की बात करने के लिए कोई बचा नहीं। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। दोनों के शासनकाल में कहीं न कहीं पर वो वर्ग जो कमजोर है, जिसके पास ताकत नहीं है, चाहे गरीब ब्राह्मण हो, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में ब्राह्मणों को नहीं सताया गया? मैं ऐसे दम बता दूंगा, क्या समाजवादी पार्टी का दलित, क्या बीजेपी के समय में क्या दलित नहीं सताए गए? मेरा मानना यह है कि सर मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपके बीच में एक सेकंड नहीं बोल रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा सर, बीच में नहीं सर, आप अपने से बोल दीजिएगा। योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार के विषय में भी कहिएगा। नहीं सर, मैंने कहा, आपने सुना नहीं, मैंने ये भी तो कहा कि बीजेपी सरकार में क्या ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं है क्या? वो भी है, मैंने स्पष्ट कहा। तो सरकारें समग्र रूप से काम करती है और हमेशा सरकार केवल वोट बैंक के लिए काम करती है, विपक्ष भी केवल वोट के लिए काम करता है। विपक्ष कहते हैं कि केवल सामाजिक न्याय के लिए काम करता है। अगर वो सामाजिक न्याय के लिए काम करती होती है राजनीतिक दल, तो जो सामाजिक समस्या भारत में है क्या वो सामाजिक समस्या रह जाती? 75 साल बहुत बड़ा समय होता है। कोई यहाँ पर जितने लोग नुमाइंदे बैठे हैं कभी न कभी सत्ता में रहे हैं, तो सत्ता में आके सत्ता का चरित्र ग्रहण कर लेते हैं, विपक्ष में आकर के फिर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो व्यक्ति विपक्ष में बैठ के सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो सत्ता में आके अगर सामाजिक न्याय को एग्जीक्यूट करने लगे, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से आलोक। ठीक है शिव भारती जी, क्या यहाँ पर अब वोट बैंक की ही बात होगी? क्योंकि ठीक कह रहे वो कि जब आप सत्ता पक्ष में होते तो बात करते वोट बैंक की, और दूसरे जब आप विपक्ष में होंगे तो कहेंगे सामाजिक न्याय है ये। भारती जी आवाज पहुंच रही है आप तक? भारती जी सुन पा रहे हैं? तक आवाज नहीं पहुंची। ठीक है, अमित तिवारी जी आप अपनी बात रखिए। देखिए हम वर्षा जी बस इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो डबल नकाब है वो उतरता दिख रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, और चाहे ब्राह्मणों की बात। ठीक है, लेकिन ये अमित तिवारी जी सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना कि आपकी जब सरकार होती है तब तो आप लोग इस तरह से करते हैं कि वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए, विपक्ष में होते हैं तो उसे आप लोग सामाजिक के तौर पर देखते हैं कि भाई समाज में जनहित होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए, उसके तौर पे देखते हैं। हम तो जहां सत्ता में हैं वहां पर तो सबको समान रूप से लेके चल भी रहे, और हम जहां पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे आज वो आम शोषित दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, और चाहे ब्राह्मण हो, सबसे ज्यादा इस सरकार की जुल्म और ज्यादती का अगर शिकार हुआ है तो इस प्रदेश में ब्राह्मण है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है। अब जब हम बात करते आकर के भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड की, दोहरे चरित्र की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव और सदैव धार्मिक उन्माद और जातीय मंतव्यों को आपस में लड़ा करके सत्ता हासिल करने का जो एक नया फार्मूला और नया समीकरण सेट किया है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रदेश में जो युवा है, बेरोजगार हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, वो अपने अपने मार्गों से उनको डाइवर्ट करके इस प्रदेश की जो स्थिति बना करके रखिए। कहते हुए बड़ी शर्म आती वर्षा जी कि अभी डेटा नया आया है कि 60,000 प्रति व्यक्ति पर कर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ले चुकी, इतना कर्जा ले चुकी है। रोजगार का विषय पूरा गोल है। मंत्री जी 5-5 बार वही सदन के अंदर जवाब देते हैं कि शिक्षक रेशियो बराबर है और नैनिहालों के एडमिशन होते हैं, फर्जी डॉक्टरों को डिग्रियां प्राप्त की जाती हैं, फर्जी डॉक्टरों को आपकी सरकार में ऐसा नहीं होता था।
नहीं देखिए, आप बताइए ना कब कब होता था। हमारी सरकार 28 साल पहले रही है वर्षा जी इस प्रदेश में, और वो जो विकास की गाथा और वानगी लिखी गई उस सरकार की तुलना करके आप देखिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि इन छोटे छोटे मंतव्यों से, इन छोटी छोटी घटनाओं से में संवेदनहीनता का जो भाव आता है ना, वो चाहे हम सीतापुर की घटना का जिक्र करें, पत्रकार की हत्या होती है, वो ब्राह्मण था, वाजपेयी था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी लीपा पोती हो रही है, उसका परिवार मुझे लगता है इस पर भारती जी को जवाब देना चाहिए। भारती जी सुनिए ना वर्षा जी, वो जवाब नहीं देंगे। मैं छोटा सा और सवाल पूछ लूं बस। अगर सीतापुर में पत्रकार वाजपेयी जी पर की हत्या होती है तब भी पुलिस लीपा पोती करती है, आज भी उनके परिवारजन संतुष्ट नहीं है। उसी कुशमा गांव में जो मिस्त्री कोतवाली के अंतर्गत आता है, दलित को रात में थानेदार जाकर के गालियां देता है, उस पर भी कार्रवाई नहीं होता है। तो जब दलित पर अत्याचार पर कार्रवाई नहीं होगी, जब ब्राह्मण पर नहीं होगी, जब पिछड़े पर नहीं होगी, तो यहाँ कानून का शासन है कहाँ? ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब सरकार तो ये कहती है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और हमारे ही सरकार में कानून व्यवस्था कायम हुई है। पहले तो किस तरह से माफिया हावी थे और किस तरह से लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे, ये जनता जानती है। खैर, आपके दावे इसको लेकर अलग है। फिलहाल मेरे पास सिर्फ समय इतना ही था। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दलित वाला दाव चला है, लेकिन अब यह देखना है कि बीजेपी का दलित वाला दाव सपा के पीडीए वाले दाव पर क्या भारी पड़ेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।